अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिनी बजट 2018-19 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब। आप इकोनॉमिस्ट हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हमें ज्वाइन करने का। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब फरहान बुखारी साहब, मुआशी तज्जियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी आपका। और उसामा रिजवी ने हमें ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो से, फाइनेंशियल एनालिस्ट उसामा बुखारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी भी हमें ज्वाइन करेंगे आज के इस सेशन में। अब से कुछ देर में उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं आज के इस मिनी बजट को, जिसमें हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज है, ये मईशत को सहारा देने के लिए, मईशत को गुड शेप में लेकर आने के लिए एक रिफॉर्म पैकेज है, इसे मिनी बजट ना कहा जाए। बहरहाल क्या कहेंगे आप? मैं तो ये समझता हूं कि इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं कि ये एक मिनी बजट है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, आपको मेरी आवाज ये नहीं जी, अब मेरी आवाज आपको नहीं आ रही गालिबन? जी जी आ रही है, प्लीज बोलिएगा। अच्छा, तो मैं यस कर रहा था कि इसको ये एक मिनी बजट है, इसको किसी तरह से भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये माशी इस्लाहात का पैकेज है। माशी इस्लाहात का पैकेज तो वो होता है जो कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात जिसमें की जाए, जिससे मईशत की शरह नमू तेज। हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हुआ है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से, और एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और इसी दौरान हमारे साथ जो है खुर्रम शहजाद भी मौजूद हैं। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन स्टूडियो में। इस वक्त खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आज का ये जो सेशन था मिनी बजट 2018-19, ये किस हद तक आप समझते हैं कि हकीकतन इकनॉमिक जो है रिफॉर्म्स, इस्लाहात की तरफ इसमें कदम उठाया गया है? देखिए, दो तीन चीज़ों पे बात की गई है इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसमें जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जो डायरेक्शन होती है, जो पॉलिसी डायरेक्शन है और जो इकोनॉमिक सेंस है, उसे प्रिवेल होना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आप कुछ बिलियन रुपीस का जो है वो इंसेंटिव दे दें और उसका इम्पैक्ट फिस्कल जो है डेफिसिट पे ज़्यादा हो जाए। इसमें जो बॉटम लाइन है वो ये है कि ग्रोथ या बूस्ट वर्सेस जो डेफिसिट के इश्यूज हैं, उन पे जो है सुपरसीड किया है ग्रोथ ने, बूस्ट ने। और इकोनॉमिक करेक्शंस, जो एक्चुअली स्ट्रक्चरल करेक्शंस ज़रूरी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है। मिसाल के तौर पे आपने देखा सुपर टैक्स एक बहुत बड़ा जो है वो एक बर्डन था कॉर्पोरेट सेक्टर पे, उसको हटा दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये एक्सेस कॉस्ट क्रिएट कर रहा था बिजनेसेस पे। हम कहते हैं ना जी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी कम होनी चाहिए और आपका ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बेहतर होना चाहिए। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को, टैक्सेस को कम करके कर सकते हैं। देखें, जब भी आपको टैक्सेस का जो क्वांटम है अगर बढ़ाना है तो उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। आप समझ रहे हैं कि इस बजट में जो इकोनॉमी को एक्सपेंड करने की बात हुई है? देखिए, मैं एक्सपेंशन की ये नहीं कहूंगा ऐसे कि डायरेक्ट एक्सपेंशन की बात हो रही है। इसमें इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेसेस, उनको इंकरेज किया गया है कि देखिए, जब भी आप टैक्सेस को कम करेंगे, अपने जो है बर्डन्स को कम करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आएंगे, तो इन्वेस्टमेंट आएगी आपके पास। देखिए, टैक्स क्या चीज है? टैक्स से 150-200 अरब रुपए के टैक्सेस की बात हो रही थी कि उनकी जरूरत पड़ी है, जिसकी वजह से मिनी बजट लेकर आया जा रहा है। वो टैक्सेस की तो बात नहीं किया। एब्सोल्युटली यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जो 150 बिलियन की टैक्सेस की बात हो रही थी, देखिए इस वक्त शॉर्टफॉल जो है ना 170 अरब का करीब 70 अरब का जो है शॉर्टफॉल है फिस्कल डेफिसिट में जो ऐड हो रहा है, जो कि रेवेन्यू टारगेट था 4.3 ट्रिलियन रुपीस का पूरे साल का, जिसमें 4 ट्रिलियन रुपीस जो है वो इस मरतबा आ सकते हैं, जो ये पेज चल रही है इस पे। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात मैं फिर वही कहूंगा, जो डायरेक्शन चेंज है ना, वो अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे आपने देखा है कि डॉक्यूमेंटेशन की आप बात करते हैं, आप अगर टैक्सेस जो है ट्रांजैक्शन टैक्स को आपने लगाया, उसकी वजह से आपकी नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन ज्यादा बढ़ गई, कैश इकोनॉमी आपकी बढ़ गई, आपकी डिपॉजिट्स इफेक्ट हुए बैंक से। अब आप अगर टैक्स फाइलर्स के लिए अगर नहीं करेंगे तो नेचुरली ये ज्यादा बूस्ट है फाइलर्स के लिए कि मैं ज्यादा जो है वो बैंकिंग करूं, और जो नॉन फाइलर्स होंगे वो भी बैंकिंग की तरफ आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इमरान, छोटे बिजनेसेस के लिए बेहतरी करना,
उनके लिए टैक्स रिलीफ के साथ साथ उनके लिए इन्वेस्टमेंट की इंकरेजमेंट करना, बैंक्स को लेकर आना कि जी आप देखिए सबसे बड़ा बूस्ट होता है लिक्विडिटी। अगर बैंक्स छोटे बिजनेस वो क्यों नहीं करते, रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है उनका डिफॉल्ट रेशियो ज्यादा होता है, एसएमईज की हम बात करते हैं, इस सब को प्रमोट, देखिए ये लाइफ लाइन है एसएमई आपकी, इस पर कभी बात नहीं हुई, ये आपकी इकोनॉमी को ग्रो करता है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये कल तक बात हो रही थी कि 150 और फिर आज बात हुई 200 जो टैक्सेस हैं नए लगेंगे, जो ड्यूटीज हैं उनमें इजाफा होगा। ये नए टैक्सेस कहां से रिकवर किए जाएंगे, इसका कोई तस्करा आज की कम से कम जो ब्रीफिंग थी उसमें नहीं था। और बात यहां पे जो रिलीफ है, रिलीफ मेजर वो यकीनन बताए गए, तो क्या कुछ चीजें मिसिंग हैं, कुछ कैमोफ्लेज है, या फिर जो इकोनॉमी के एक्सपेंशन की बात हो रही है, हो क्या रहा है? देखिए, हो ये रहा है कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कुछ आज मिनी बजट आया है, इसको ये कहना कि ये माशी इस्लाही पैकेज है, ये बहुत ही ज़बरदस्त गलत बात है। ऐसी बात करने का कोई जवाज़ नहीं है। इस्लाही पैकेज वो होता है जिसमें मईशत में बुनियादी नौइयत की स्ट्रक्चरल इस्लाहात की जाएं, और अगर ये नहीं की जाती तो मईशत की बहाली की बात करना ही अपने आप को धोखा देना है। और इसके लिए मैं पेश करूंगा कोई और नहीं, तहरीक इंसाफ और क्या 100 रोज की हिकमत अमली, उसके मैं अल्फाज आपको सुना देता हूँ, और वो बड़ी सही अप्रोच थी। मैं अगर वो कर लेते तो मैं इसको इस्लाही पैकेज मान लेता। वो ये था कि हम पहले 100 रोज के अंदर इंसाफ पर, अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज करेंगे ताकि मईशत बहाल हो और कर्जों पर इन्हिसार कम हो। ये था जरूरी उसूल। यानी लेकिन इसमें क्या है वो भी मैं बता दूं, यानी वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाए, काले धन को सफेद होने से रोका जाए, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो है वो मार्केट रेट पर हो। और अगर ये कर दिया जाता तो जो इस वक्त टैक्सों की वसूली का हदफ है 4500 अरब रुपया, जीएसटी कम करने के बावजूद और पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख कम करने के बावजूद इस फार्मूले के तहत कोई 9000 अरब रुपया आ जाता, जिससे कि हमारी मईशत बहाल होती, हम एक डैम बना सकते थे, तालीम और सेहत का बजट दुगना हो जाता। अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो 100 दिन के अंदर होना था, आज के बाद से ये वाज़ेह हो गया कि ये 5 साल तक भी नहीं होगा। और उसका मैं सबूत आपको पेश करता हूं। अगर ये 5 साल तक भी हो जाए तो क्या वफाकी काबीना कल इसकी अप्रूवल देने के लिए तैयार है कि हम अगले साल से ये स्ट्रक्चरल इस्लाहात यानी अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी नाफिज कर देंगे? पार्लियामेंट तैयार नहीं है, कौमी असम्बली तैयार नहीं है, सूबाई असम्बली तैयार नहीं है, खुद इनके मेंबरान तैयार नहीं है। और अगर ये नहीं करते तो ये बात ही करना गलत हो जाएगा कि हम कुछ बेहतरी ला रहे हैं। हाँ, अब जो कुछ हुआ है वो ये हुआ है कि इस हुकूमत में अगर आप देखें, दिसंबर में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, ये तो आपके इल्म में है, और 6 महीने में 170 अरब रुपया के हदफ कम हुए, हालांकि 83 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए, ये भी आपके इल्म में है। 350 अरब रुपए का तरक्याती अखराजात वफाक और पंजाब ने कम कर दिया, उसके बावजूद बजट खसारा जो है वो बढ़ रहा है। 262 अरब रुपए सर्कुलर डेट बढ़ गए, 907 अरब रुपया सिर्फ डोमेस्टिक डेट बढ़ गया, मैं बैरूनी कर्जों की बात नहीं कर रहा। 19% जो है एफडीआई गिर गया। तो ये सारी चीजें हमें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ये जो कुछ इसमें पैकेज दिया गया है, ताजरों के, सनतकारों के, स्टॉक एक्सचेंज वालों के मुतालबात तस्लीम किए गए हैं, उससे थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये समझना कि ये चैलेंजेस, जो मईशत को खतरात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनमें कमी आ जाएगी, तो ये मेरे ख्याल से गलती होगी। ठीक है, आते उसकी तरफ भी आते हैं। जरा उसामा रिजवी लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। उसामा, बताइए आपको क्या एक एरियल व्यू अगर ले आज की पूरी एक्सरसाइज का, तो क्या आपने देखा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन ट्रू सेंस जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं उनको किस हद तक, किस दुरुस्त हद तक उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है? जी देखें, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने से पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको देखना होता है, एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। अब हम इधर का कॉन्टेक्स्ट, हम सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, डॉलर रुपी पैरिटी, आपकी ट्रेड इम्बैलेंस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इशू। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो बजट जो था वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव था।
इन्वेस्टर्स के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी। लेकिन मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि अगर ये कहा जाए कि यही मतलब दिस इज दी ओनली सोल्यूशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रक्चरल चेंजेस जिनको लॉन्ग टर्म भी आप चेंजेस कह सकते हैं, उनके लिए अभी काफ़ी तगोदो करनी पड़ेगी। और लेकिन हमारा जो मेन सेक्टर है एग्रीकल्चर, SMEs के लिए उन्होंने 20% तक लोन की कमी की है। एग्रीकल्चर के अंदर लोन कम करने का उन्होंने कहा, बल्कि वो यूरिया और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कीमत कम करने के उन्होंने तजवीज़ दी हैं। तो इस सब लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो बजट था इन्वेस्टर फ्रेंडली और इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल ज़रूर रहा है। ठीक है, फरहान बुखारी साहब, सुबह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल में, मुख्तलिफ लोगों से भी आपकी बात चल रही है बजट स्पीच से पहले और उसके बाद के भी एनालिसिस हैं। क्या समझ में आ रहा है आज जो हुकूमत ने इकोनॉमिक पैकेज दिया है, ये किस तरह का पैकेज है? जी, इस्लामाबाद में जो रद्द-ए-अमल ये है कि हुकूमत ने जो आज मिनी बजट प्रेजेंट किया है, ये वो उस रास्ते में एक माइलस्टोन है जो कि रास्ता पाकिस्तान को सीधा IMF की जानिब लेके जाएगा। और ये तैयारी हो रही है अगले चंद माह में IMF से एक नए बड़े कर्जे लेने की। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इसमें कुछ तजादात है, और ये जो तजादात हैं वो एक तरफ तो हुकूमत इंसेंटिव दे रही है, और जाहिर है कि इंसेंटिव देने के नतीजे में आपको पैसों की ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ आपके ऊपर ये भी प्रेशर है कि आप बजट डेफिसिट को कंट्रोल करें, कम करें। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, इन्हें हुकूमत रिकंसाइल कैसे करेगी, ये सवाल आज वज़ीर ख़जाना असद उमर की तकरीर के बाद इस्लामाबाद के सियासी हलकों में और तिजारती हलकों में बार बार पूछा जाता रहा कि आखिर ये होगा क्या। बुखारी साहब, वो जो 150 और 200 अरब के जो शॉर्टफॉल की बात हो रही थी, वो कौन से इकदाम होंगे, किन चीज पे कितनी ड्यूटीज वगैरह बढ़ाई गई हैं? मिसाल के तौर पे मोबाइल फोन की उन्होंने बात की कि सस्ते फोन जो है उन पे कम हो गई, उन पे खत्म है, और महंगे फोन पे ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी ये नहीं बताया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे सवालिया निशान है कि ये इकदाम जो होंगे, ये रेवेन्यू डेंट जो है ये कैसे होगा पूरा? ये इमरान, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और इसी किस्म के सवालात यहाँ पूछे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में आज बजट के बाद से अब तक कुछ थोड़ी सी बेयकीनी की कैफियत है। लोगों को पूरी तरह से अभी तक बात समझ आ नहीं रही। हाँ। और इस कंफ्यूजन में हुकूमत भी किसी हद तक कंफ्यूज नजर आती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद माह से कभी एक हफ्ते में अंदिया मिलता है कि जी बिल आखिर हुकूमत IMF के पास ही जाएगी, फिर अगले हफ्ते फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की बात होती है और ये तासुर दिया जाता है कि जनाब IMF के बगैर ही पाकिस्तान की गाड़ी चल पड़ेगी। तो इस किस्म की सूरत हाल जो हर चंद दिनों के बाद एक तासुर बदलता है, हकीकत शायद हो सकता है फिर भी कुछ मुख्तलिफ हो, लेकिन तासुर हर हफ्ते के हफ्ते बदलता रहता है। इसके नतीजे में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मजमूई तौर पे बेयकीनी की कैफियत एक बड़ी है, और लोग ये चाह रहे हैं खासतौर पे तिजारती हलकों में, और वैसे भी जो मईशत से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो, ये बेयकीनी ख़त्म हो, और एक रास्ते का तयन हो जो कि रास्ता हुकूमत पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानियों के साथ शेयर करे, और बिल्कुल क्लियर कट वो रास्ता हो कि जनाब यहाँ पे इस सूरत हाल हमें दरपेश है, और हम यहाँ से एक दूसरी मंजिल, बेहतर मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं, और हम ये जो रास्ता है ये यहाँ से हो के जाएगा, और इस तरह हम आपको बेहतर मंजिल पे लेके जाएंगे। ये एक बुनियादी और बड़ा अहम मसला है। ठीक है, खुर्रम, आज कैपिटल पर बात करें तो आपके जो कैपिटल लॉसेस को 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड आप कर सकेंगे। फिर शेयर ट्रांजैक्शन पर 0.2% जो आपका एडवांस टैक्स है उसका भी खात्मा हुआ। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम टैक्स जो है उसमें भी रिलीफ मिला। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं, ये सारी चीजें आपके स्टेक होल्डर्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे। हमेशा ऐसा होता है कि चीजें, कोई अच्छी खबर स्टॉक मार्केट फॉर यू रिएक्ट करती है। आज ये अच्छी खबर एक्सपेक्टेड थी, लेकिन आपकी मार्केट ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया उतना पॉजिटिवली। जैसे हमेशा होता है कि जनाब खान साहब बाहर गए और $1 अरब की डील जो है वो उनसे तय पाई जाने वाली है। लाइक आपको याद होगा जब पहली हमारी डील सऊदीया से हुई थी, उसके बाद 5000 पॉइंट्स मार्केट की मूव थी, 4, 4.5, 5000। आज तो आपकी मार्केट 400-500 पॉइंट्स भी नहीं चली। स्टॉक मार्केट इतना पॉजिटिव नहीं लिया क्या इन चीजों को उसने? देखिए, मार्केट बंद हो गई थी, उसके बाद बजट आया था, उससे पहले मार्केट
बंद होने से पहले, ये तो आप लोगों को पता होगा ना। मैं आपको डिफरेंसेस बताता हूँ कि बजट में एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा था और एक्चुअली क्या आया है और क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है। देखिए बजट में जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो रिलीफ था, इसमें 2-3 चीजें थी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें एक तो टैक्स था, एडवांस टैक्स, वो खत्म किया है 0.2% जो बाइंग सेलिंग पे था। उसके साथ साथ आप ये देखिए कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो हैं, जो आपके पास लेट से आज, और बहुत टाइमली ये चीज, क्योंकि देखिए आज जो है मार्केट डाउन है और मार्केट के वो जो रिटर्न्स थे वो नहीं है। लास्ट ईयर डॉलर टर्म्स में 25% डाउन था, इस मरतबा लास्ट ईयर 8.5% जो है वो रुपी टर्म में जो है आपका डिक्लाइन था। इस मरतबा आपका जो है इस वक्त वो रैली नहीं बनी जो बननी चाहिए। और डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने सारे पॉजिटिव्स आपसे आए, आपकी फ्रेंडली कंट्री ने $15,000 से लेकर $30,000 तक का पैकेज आपको दे दिया है। इसके साथ साथ जो रिलीफ मिला है वो कहाँ मिला है? कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को आपने 3 साल कर दिया। आज अगर जो साल के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं वो अगले 3 साल तक आप जो है लेके जा सकते हैं और आपको बीच में गेन होता है तो वो ऑफसेट हो जाएगा उसके साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ टैक्स कम किया है बाइंग सेलिंग पे, उसके साथ जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स था उसको हटा दिया है। इससे आपकी जो ग्रुप कॉर्पोरेटाइजेशन है बेसिकली वो इंप्रूव होनी चाहिए, जो कि एंटी था। रिटेन अर्निंग पे टैक्स जो है वो खत्म किया है। इसके साथ साथ आप सबसे बड़ा जो पॉजिटिव जो मार्केट नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी वो सुपर टैक्स है 4%। कॉर्पोरेट सेक्टर पे 4% आपने ऑल टुगेदर खत्म कर दिया, जो कि 1 जून से होगा, बट उसका इंपैक्ट अब से आ जाएगा। फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे खत्म करना, बैंक ज्यादा होंगे लोग, 20% इस वक्त पॉपुलेशन का है, आपकी बैंकिंग बढ़ेगी तो बैंक क्या करता है कि वो इंडेक्स ड्राइवर है, मूवर एंड शेकर्स में आता है, तो इस वजह से आपकी नहीं। लेकिन जहां पे आपने बात की कि बैंक्स को आप जो सपोर्ट आप बात करें गालिबन नॉन फाइलर वाली बात ना, फाइलर के जो एग्जम्पशन है उसमें डिपॉजिट इंप्रूव हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपके वो तो हमने देखा कि सर वो 10 या 10 इयर्स के लो लेवल के ऊपर आ गए थे, आपका डिपॉजिट बिल्कुल इंप्रूव होगा। लेकिन साथ ही साथ एसएमईज को दिए जाने वाले जो कर्जे हैं, जो बैंकिंग लोन है, उनके ऊपर जो बैंकों की इनकम है 39% से 20%। आपको इस पर क्लियर कर देता हूं। तो 12% रफली जो है वो इनका जो पाई है टोटल लेंडिंग का, उसमें 12% रफली जो है उस तरफ जाता है, बट इससे इंप्रूव हो जाएगा। देखिए यही तो इंकरेजमेंट है। स्ट्रक्चरल चीजें, स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करना यही तो है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, वो आपने खत्म कर दी, आपकी इंप्रूवमेंट वहां से आ सकती है। फिर बैंक्स को इंकरेज किया है कि यहां से जो इनकम आपके पास आएगी उस पर आपने आपको टैक्स अदा कर दिया। ये नहीं किया कि एसएमईज को आपने इंटरेस्ट रेट नीचे कर दिया, क्योंकि बैंक्स पहले तो जो आपको पैसे दे रहा है उसको आप एक लॉजिकल चीज है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के ये जो कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से रादर देन कि आप उनको इंसेंटिवाइज उस तरीके से करते हैं, यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म में चीजों को थोड़ा सा क्लियर किया गया है, उनको इंसेंटिवाइज किया गया है, ये पे करेंगी। देखिए मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि इसमें जो कुछ हुआ है वो ये हुआ है कि ताजरों को, सनतकारों को, बरामद कुनिंदगान को, स्टॉक एक्सचेंज को और बैंकों को बरात दे दी गई है और इसका बोझ या तो कर्जों पर डाला गया है या अवाम पर डाला गया है। पहले आपको मैं ये अर्ज कर दूं कि बैंकिंग को आप ले लीजिए, 2004 में इनका मुनाफा 7 अरब रुपया था, अब 250 अरब रुपया है। उनकी रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत ज्यादा है, तो क्या जरूरत थी कि उन पर आप टैक्स कम कर दें? मुझे कोई समझा तो दे। क्या मैं अगर आपको रिकॉर्ड पर यह बता दूं कि बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस जो है 26A4 और 40A के तहत इन्होंने नफा नुकसान में शिरकत की बुनियाद पर जो खाते थे सूदी बैंकों के, उनको मुनाफे में शरीक ना करके 2002 से अब तक, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूं 1450 अरब रुपए खातेदारों के उन्होंने कम दिए हैं, जो कि आईन की खिलाफ वर्जी है, बैंकिंग कंपनी की खिलाफ वर्जी है और स्टेट बैंक इसमें मामलत कर रहा है। तो बचतें कैसी बढ़ेंगी और उनको क्या जरूरत थी आपकी कि उनको टैक्स कम करें? पहला चीज। दूसरा यह कि स्टॉक एक्सचेंज का मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2007 का इकोनॉमिक सर्वे निकाल लें, आप तो खुद स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करते हैं, उस वक्त तो बहुत छोटा सा था स्टॉक एक्सचेंज। तो 2007 का इकोनॉमिक सर्वे हुकूमत पाकिस्तान, वजारत खजाना, वो ये कहते हैं कि उनको छूट देने से कौमी खजाने को 112 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अब तो बहुत बढ़ गया। तो सवाल ये पैदा होता है उसको कब आप रेगुलेट करेंगे? दूसरी बात ये है, तो हमारा मसला ये है, जो समझने की बात है कि इस हुकूमत के 5 माह में स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो गिरे हैं 5.5 अरब डॉलर। जिस तारीख से हलफ उठाया था उससे लेकर आज तक अब 2 अरब सऊदी अरब से आ गए, उसके बावजूद 3.2 अरब डॉलर कम है। अब ये बाहर से जो पैसे आएंगे सऊदी अरब से, वो फिर ये जो कमी हुई है 3.2 की आज भी कमी है, वही पूरी हो जाएगी। तो होगा क्या? हम IMF के पास जाएंगे, 100% जाएंगे,
अब उनकी शराइत के तहत भी आपको अमल दरामद करना है, रुपए की कदर को भी आपको गिराना है, वो बजट खसारे को भी कम कराएंगे। जो इस बजट के तहत अगर हिडन चीजें ना हो तो हम 6.8% के बजट खसारे की तरफ जा रहे हैं। IMF कहेगा जी इसको आप 4.5% पे लाएं, तो शायद ये करेंगे कि उसको डिले करेंगे 2-3 महीने ताकि ये फाइनेंशियल ईयर निकल जाए और अगले साल करना पड़े, तो वो एक और आवाम पर बोझ डालेंगे। बुनियादी बात यह है कि क्या इस साल शरह नमू उस और अगले साल औसतन उससे कम नहीं रहेगी जो इनको विरसे में मिली थी। क्या इस साल 907 अरब रुपए के डोमेस्टिक कर्जे बढ़े, तो पिछले 10 सालों में तो टोटल कर्जे 2300 अरब रुपए साल बढ़े थे, तो इस साल तो 3000 अरब से बढ़ जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि मराद देकर उन्होंने बजट खसारे को थोड़ा सा कम करने, तिजारती खसारे को थोड़ा सा कम किया है, बरामदात कुछ बढ़ेंगी, स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाएगी। लेकिन ये तो ऐसा हर हुकूमत करती रही है, हम फिर भी पीछे जा रहे हैं, हमारी शरह नमू पीछे जा रही है। 1980 से आज तक 2018 के 38 सालों में हमारा ग्रोथ रेट श्रीलंका से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है, भारत से भी कम है, वहां तो सीपैक नहीं है। तो अगर आप बुनियादी इस्लाहात को पोस्टपोन कर रहे हैं और 2023 तक नहीं करेंगे, वरना मैंने कहा कि आप कल हमारी वफाकी काबीना ये मंजूरी दे दे कि 100 रोजा प्रोग्राम जो था उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, तो मैं अपने सारे रिमार्क्स वापस लूंगा। लेकिन वो 2023 तक नहीं करेंगे तो हमारी मईशत जो है वो खुद डिमांड आपकी जो GDP ग्रोथ 7-8% प्लस हो, तब उन चीजों को जो है आप अमली जामा पहना सकते हैं जो आपके वादे हैं, स्पेशली जो 100 डेज एजेंडा में शामिल थे। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी है, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद भी डिस्कशन जारी रहेगा। जी वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त डॉक्टर आबिद सुलेरी माहिर मौशियात हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, आज बड़ी गहमा गहमी रही, क्या देखा आपने इस इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज जिसे हुकूमत कह रही है, और इसे मिनी बजट नहीं कहा जा रहा, हुकूमत कम से कम मिनी बजट नहीं कह रही, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, बजट जो है पाकिस्तान में बजट का सिनोनिम है महंगाई या इन्फ्लेशन, और यकीनी तौर पे आज जो फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट हुई उससे कोई एक्स्ट्रा महंगाई का तूफान नहीं आने वाला जिस तरह के क्या सराहियां की जाती थी। तो मेरा ख्याल है कि इसको शायद हमें रिफॉर्म पैकेज ही कहना पड़ेगा। लेकिन सर वो जो बात की जा रही थी डॉक्टर साहब, 150 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस लगेंगे उनके हवाले से कोई बात नहीं की। ये टैक्स जो है कहाँ लगेंगे, किस रेट से लगेंगे, आज तो सब मीठा मीठा हफ हफ दिखाया गया है ना, वो उसके ऊपर बात हुई है। जी, तो मीठा मीठा आपको इसलिए है कि इस वक्त जो बुनियादी फोकस रहा है वो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ही रहा है, क्योंकि मार्च अप्रैल में, बल्कि मार्च के एंड पे जो अगले माली साल का बजट होगा उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो बजाय इसके कि इस वक्त जनवरी में कुछ इस तरह का जो टैक्स मेजर लिए जाते हैं, मेरा ख्याल है कि दानिशमंदी की हुकूमत ने कि उसको अगले माली साल तक मौखर कर दिया। और आज के जो होंगे बेसिक इनिशिएटिव अगर आप देखें तो खा वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के हवाले से है, या वो नॉन फाइलेंस की गाड़ियां खरीदने के हवाले से है, या एक्सपोर्टर के जो सेल्स टैक्स के रिफंड थे उस हवाले से आप देखें उसको, या जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे जो ड्यूटीज थी उसको देखें, या एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन है। तो ये सारी वो चीजें थी जो बाहर बड़े रेवेन्यू के लिहाज से बड़े छोटे छोटे इकदाम हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े बॉटलनेक्स थे आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, आपकी मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल डिसेमिनेट करने के लिए, बिजनेस में एक पॉजिटिव सिग्नल डिसेमिनेट करने के लिए। यानी आप फाइलर हैं और आप बैंक पे जाते हैं, 50,000 से ऊपर निकलवाते हैं और आप पे विद होल्डिंग टैक्स पड़ जाता है। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसका शायद रेवेन्यू मेजर जो है वो बहुत थोड़ा होगा रेवेन्यू इम्पैक्ट, लेकिन इसकी न्यूसेंस वैल्यू इतनी ज्यादा बन गई थी कि इन तमाम इकदाम को किसी न किसी को दुरुस्त करना था। मेरा लेकिन सर वो जो बात की जा रही है ना कि जो रेवेन्यू डेंट है इसके आपके पास अभी जो शॉर्टफॉल है वो कहां से पूरा होगा, वो किस तरीके से पैरा होगा, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा। इसका जो टोटल इम्पैक्ट बनेगा इन सारी चीजों का, ये 7 अरब रुपए से ज्यादा का नहीं है। तो मैक्सिमम ये 6 से 7 अरब रुपए के टोटल मैयर से है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है या मीडियम टू लॉन्ग टर्म, वो ये है कि कम से कम इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू हो जाएगा मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की वजह से। और ये वो चीजें हैं जो कि मैं अपने, अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पिछले आर्टिकल में भी लिखा था
कि हाईएस्ट लेवल पे ये चीजें जो थी ये अप्रूव हो चुकी थी, तो इनकी अनाउंसमेंट जो थी वो बाकी थी। और इनकी अनाउंसमेंट हो जाने से आप देखें कि जो मेजर सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के उनमें एक पॉजिटिविटी जो है वो आ गई। अभी भी मेरा ख्याल है कि जो नॉन फाइलर के लिए सिर्फ 1300 सीसी की हद रखी गई है गाड़ी की, इसको शायद बढ़ा देना चाहिए। ये नहीं, जब दो दफा डार साहब ने अनाउंस किया था कि NTN जो है वो CNIC होगा, CNIC नंबर जो है उसी को टैक्स नंबर देखा जाएगा। मिस्टर इस्माइल ने भी यही कहा था। तो फिर मैं अपना CNIC लेके अगर गाड़ी खरीदता हूँ, प्लाट खरीदता हूँ, घर खरीदता हूँ, अगर मैं फाइलर नहीं हूँ तो मेरे पास फौरन नोटिस आ जाना चाहिए। सिस्टम इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि बजाय इसके कि वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को रोके, उसको सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ पे अगर टैक्स नहीं दिया जा रहा तो फौरन मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलैरी, इस वक्त आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। उसामा, क्या कहेंगे आप? इस वक्त जो बात की जा रही है कि पूरी कोशिश थी। जी उसामा जी, मतलब ये सारी डिस्कशन, ये 2-3 पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। पहली चीज़ कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो बजट था बिल्कुल एग्जॉस्टिव, जिस तरह के लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं वो नहीं था, लेकिन इसकी हमें दूसरी पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, दिस कैन बी काउंटेड अमंग्स्ट दोज। आप देखें फॉर इंस्टेंस, आप एक चीज़ को देखें जो काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई है, इसमें से आप देखें एनर्जी को। एनर्जी के लिए मैं बड़ा खुश हुआ था, उन्होंने जो जब रीन्यूएबल एनर्जी का नाम लिया और उसके लिए उन्होंने टैक्स इंसेंटिव्स बताए अप टिल 5 years। तो आप देखें चाइना, जर्मनी और भी दुनिया की जो लीडिंग कंट्रीज हैं वो इस वक्त एनर्जी, ये रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर लीड कर रही हैं। पूरी दुनिया का रुझान इस वक्त इस तरफ हुआ है। और एनर्जी, हम सबको यह पता है कि जो बिजनेसेस होते हैं उनमें से मेन जो कॉस्ट होती है उनकी, दैट इज एनर्जी। तो एनर्जी की कॉस्ट अगर हम कम करने में कामयाब होते हैं इस तरह की रीन्यूएबल एनर्जी यूज करके या कुछ भी, तो ये लॉन्गर टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन पूरी दुनिया में एनर्जी, पूरी दुनिया में एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, क्या परसेंटेज होती है एनर्जी मिक्स के अंदर? आप जरा ये भी तो बताइए ना। हाँ जी, रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन अभी फिलहाल इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आपने अभी चाइना ने पिछले साल $300 बिलियन प्लस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट किया, सो डिड जर्मनी। तो मैं सिर्फ वंस अगेन वही दोहराऊंगा कि आप देखें कि लॉन्ग टर्म अप्रोच, एक स्टेप जो राइट डायरेक्शन में लिया गया है। अब यही बिजनेसेस जब एक्सपैंड करेंगे अपनी एनर्जी कॉस्ट की वजह से, लोग हायर होंगे, लोग स्पेंड करेंगे, कंजप्शन विल गो अप, तो जीडीपी लेकिन देखिए बात सारी ये थी कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेफिसिट के लिए, शॉर्ट टर्म इश्यूज के लिए जो है वो फोकस करने की बात हो रही थी। तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स लें, लॉन्ग टर्म चीजें देखें, तो फिर मेरे ख्याल से माली साल 2019-20 का बजट जो है उसका भी शायद वेट किया जा सकता था। यहाँ पे तो शॉर्ट टर्म चीजों की बात हो रही थी। आप आता हूं दोबारा आपकी तरफ, एक छोटे से ब्रेक की तरफ, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू रखते हैं। वेलकम बैक। फरहान बुखारी साहब, इस वक्त बात यहां पे की जा रही है कि लॉन्ग टर्म इसके सम्राट हमें मिलेंगे, बड़े अच्छे इकोनॉमिक जो है हमने यहां पे डिसीजंस लिए, मेजर्स लिए। बात ये थी कि शॉर्ट टर्म में जो इस वक्त हमें प्रॉब्लम थी, जो इश्यूज थी, उनको एड्रेस किया जाना था मिनी बजट के हवाले से। और यहां पे बात की जा रही है कि लॉन्ग टर्म इनके बड़े दुर्रस नताइज जो है वो निकलेंगे। आप क्या कॉम्बिनेशन देखते हैं इस वक्त शॉर्ट टर्म इश्यूज और लॉन्ग टर्म मेजर्स का? देखिए, शॉर्ट टर्म इश्यूज तो बहुत से हैं और जब तक कि शॉर्ट टर्म इश्यूज को एड्रेस ना किया जाए, वो बिल्डिंग ब्लॉक होने चाहिए एक लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो इब्तिदा है। रेवेन्यू यानी फिस्कल डेफिसिट, जिसको कई लोगों का ख्याल है और मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इट्स अ मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स और ऑल इवल्स सराउंडिंग द पाकिस्तानी इकॉनमी। जब तक कि वो उस मामले को आप विगरसली एड्रेस नहीं करेंगे, आप कितनी अच्छी विजन लाते रहें, आपको बदकिस्मती से तारीख का सबक ये है और माजी में हमने देखा है कि आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आप करते रहेंगे क्योंकि आप कितनी भी कोशिश करें, बुनियादी खदोखाली अगर सही नहीं है तो फिर आप कहाँ जाएंगे। अभी इससे पहले डॉक्टर सिद्दीकी ने जो बात की इस्लाहात के हवाले से, वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि देखिए 100 दिन में जो एक खाका पेश किया गया था कि जनाब 100 दिन में हम
एक डायरेक्शन को बदल देंगे। वो खाका कहाँ गया? ठीक है, 100 दिन भी गुजर गए, तो 100 दिन से बहुत आगे बात चली गई है। डॉक्टर शाहिद साहब, इस वक्त वे फॉरवर्ड जो है वो क्या है, और यकीनी तौर से जिस नहज पे हम हैं यहाँ से आगे हमारे लिए और थोड़ा सा टफ टाइम होगा अगर हम IMF की तरफ जाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको यह कर दूं कि हुकूमत ने बुकदस्ती से खेल खेला है, और वो जो आपको याद होगा कि जिस दिन ये हुकूमत आई थी, मैंने उसी दिन कहा था कि IMF के पास जाएंगे, और IMF की शर्त होनी थी कि बजट खसारा कम करो। तो इन्होंने हिकमती अमली ये अपनाई कि कुछ 14 अरब डॉलर के कर्जों के जो है मुख्तलिफ मुल्कों से पैकेजेस ले लिए, ताकि IMF के पास जाने जितना ताखीर से जाएंगे तो इस साल बजट खसारा कम करने का जो IMF का दबाव था वो खत्म हो गया। अब ये बात अगले साल पे चली गई। तो ये जो कुछ खेल हुआ है, IMF को ताखीर से जाने की वजह यही थी कि इस साल बजट खसारे को कम करने के लिए वो इक़दामात करने के लिए तैयार नहीं थे। और ये जो कर्जा इतना लिया गया है, ये जब कर्जा उतारने की बारी आएगी उस वक्त क्या सूरत हाल होगी? इतना भारी भरकम कर्जा। मैं तो ये समझता हूं कि 2023 में मैं ये बात शुरू हो जाएगी कि अब हमें IMF के पास जाना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये है कि जब आप मईशत की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया था कि लोगों ने एक साल में खुली मंडी से डॉलर खरीदे, उसको अपने बैरूनी करेंसी के अकाउंट में जमा कराया और उस पैसे को बाहर भेज दिया। तो हमने हुकूमत से दरखास्त की थी कि इलाज मुआवजे के लिए और तालीम के लिए अगर जाता है तो जाए, उससे बाकी तो 15 अरब डॉलर आप भेजेंगे, 1 अरब डॉलर यहाँ से महीना जा रहा है, तो आपकी मईशत कैसे ठीक होगी? मगर जिन लोगों के पास ताकतवर तबके हैं जो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो ही चाहते थे कि उनका नाजायज पैसा जाते रहे। तो ये हम तब्दीली करने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 2। नंबर 3 ये कि आपको पता है कि 15 करोड़ की प्रॉपर्टी जब 5 करोड़ में रजिस्टर होगी तो हमारा चोरी का जो पैसा है वो चला जा रहा आएगा महफूज जन्नत, तो वो भी हम तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। खुर्रम शहजाद, वे फॉरवर्ड क्या है? लास्ट कमेंट आपका चाहूंगा, प्रोग्राम में वक्त की कमी। देखिए, वे फॉरवर्ड यही है कि एक स्टेप राइट डायरेक्शन में आपको स्ट्रक्चर सीधा करना है इस वक्त, और हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी एक बजट है और पता नहीं इसमें हम क्या कर देंगे। ऐसा हमें देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी रैशनल लेवल पे होनी चाहिए, रैशनलाइज होनी चाहिए कि जी क्या होने जा रहा है और क्या किया जा रहा है और आगे क्या होगा। एक्चुअली ये जो बजट है, इसको बजट तो नहीं कहना चाहिए, इसको करेक्टिव मेजर्स कहने चाहिए। कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस इंप्रूवमेंट्स की शुरुआत हुई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 15 बिलियन डॉलर्स की हम जो बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंडली कंट्रीज से जो आपने आधा कर्जा है एक तरह से और आधा आपका जो है वो ट्रेड का और इन्वेस्टमेंट्स का पैकेज है, जो 15 अरब डॉलर या लेट्स से 12-13 अरब डॉलर की आपकी रिक्वायरमेंट थी करंट अकाउंट डेफिसिट की, वो आपको सस्ते रेट्स पे मिल गई है। आप IMF के पास जाते हैं, आपको 5 से 6% जो है वो सूद लगता, यहाँ पे 3-3.25% पे आपको मिला है। और दूसरी बात ये, इनकी कोई कंडीशंस नहीं है। IMF आपको एंटी ग्रोथ पॉलिसीज देता है, आपको टैक्स बढ़ाने का कॉस्ट बढ़ाने। एक लास्ट प्लीज पॉइंट ऐड करूंगा। अब आप जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, आप देखें आपके जो पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम है वो कम हो गया है। एक्चुअली ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई है, इन्फ्लेशन आपकी नॉर्मलाइज हो गई, तो ओवरऑल सिनेरियो देखिए, अल्लाह करे कि चीजें इतनी ही पॉजिटिव हों और पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजीद आगे के लेके चले। बहुत बहुत खुर्रम शहजाद, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, उसामा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और फरहान बुखारी आप भी मौजूद रहे आज की इस ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।